नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हिस्ट्री लर्निंग में। और हम लोग इस चैनल पर भारतीय इतिहास के बारे में अध्ययन करेंगे। आज से भारतीय इतिहास के हम तीनों खंड, एंशिएंट इंडिया अर्थात प्राचीन भारत का इतिहास, फिर मिडिवल इंडिया अर्थात मध्यकालीन भारतीय इतिहास, और उसके बाद फिर मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक भारत का इतिहास, ये तीनों चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग इस पे बातचीत करें या कुछ भी शुरू करें अपनी बात, इसके पहले मैं समझता हूँ आप सब 2 मिनट मेरे बारे में जान लें थोड़ा सा, क्योंकि जब मैं आपसे बातचीत करूँगा किसी विषय पर तो आपके मन में कुछ संदेह उत्पन्न हो, मेरी योग्यता को लेकर के कुछ सवाल हो, मैं समझता हूँ उस संदेहों को समाप्त कर देना आवश्यक होगा, और इसलिए थोड़ा सा आप मेरे बारे में जान लें। वैसे तो मैं अपने बारे में बातचीत करना आवश्यक नहीं समझता, क्योंकि मेरी अभी कोई ऐसी बड़ी उपलब्धि नहीं है जिस पे बातचीत की जाए, लेकिन फिर भी चूँकि मैंने तय किया है कि इस चैनल के माध्यम से आपके साथ एक लंबे समय तक हम लोग साथ चलने वाले हैं, साथ रहने वाले हैं, इसलिए आपका मेरे बारे में थोड़ा सा जानना आवश्यक है। मेरा नाम श्याम सुंदर है और मैंने अपना ग्रेजुएशन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से किया है, बीए कर रखा है मैंने, और मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन CSJMU कानपुर से किया है। मैं मॉडर्न हिस्ट्री में MA हूँ, 2016 में पास आउट हूँ, और 2017 में मैंने UGC नेट JRF क्लियर किया है हिस्ट्री विषय से, और मैं 2023 में मैंने पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से PhD भी कर लिया है। और इसके लिए तो मेरी एकेडमिक हो गया, और इसके साथ मैं कंपटीशन से जुड़ा रहा हूँ। मैं UPPCS का एक एस्पायरेंट रहा हूँ। मैंने उसमें 4 टाइम मेंस लिखा है। मैंने फर्स्ट टाइम 2017 में UPPCS का अटेम्प्ट दिया था और मैंने मेंस लिखा था। उसके बाद मैंने 2018 में UPPCS का मेंस लिखा, और फिर 2019 में मैंने UPPCS का मेंस लिखा, और फिर 2022 में भी मैंने मेंस लिखा था, किंतु ओवरऑल कुछ मार्क्स कम हो गए। इसकी वजह से फाइनल सेलेक्ट नहीं हो पाया, या मेंस जो है क्लियर नहीं हो पा रहा। इसके अलावा मैंने 2021 में जो उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम मैंने क्लियर करके उसका इंटरव्यू दिया है, और 2020 में ही जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इंटर कॉलेज का लेक्चरर का एग्ज़ाम मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाई करके मेंस दिया है, और मैंने कुछ एक प्राइवेट इंटरव्यूज़ दिए हैं। तो ये मेरे बारे में, मेरी योग्यता, मेरी एक्सपर्टाइज़ को लेकर के आप जान गए। और अब हम लोग आज जिस मुद्दे पर, जिस सब्जेक्ट पे बातचीत करने वाले हैं, उसकी शुरुआत हम लोग इतिहास से करेंगे। आज हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि इतिहास थोड़ा सा क्या है, उसकी परिभाषा और अर्थ को लेकर के जान लें, और थोड़ा उसकी महत्व के विषय में लेकर के जान लें, क्योंकि वर्तमान में जो कंपटीशन, जो परीक्षाएं विभिन्न हो रही हैं, और उसमें कितना बड़ा इसका रोल है, थोड़ा सा इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं, और फिर अपनी बात हम लोग शुरू करेंगे। तो अगर हम ये बात करें कि इतिहास क्या है, पहला अगर यही सवाल, चूँकि आप मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं, इसलिए मैं समझता हूँ इस चैनल से जुड़ने वाले सभी व्यक्तियों को थोड़ी मोटी समझ एक होनी चाहिए। वैसे तो इतिहास क्या है ये अपने आप में बहुत जटिल प्रश्न है, और उसके परिभाषाएँ, उसके अर्थ को लेकर के बहुत लंबी बातचीत हो सकती है, आपको उन सब में नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी एक मोटा मोटी जो उसका एक अवधारणा बनती है उस पर आपको ज्ञान होना चाहिए। तो इतिहास, अगर इतिहास की हम बात करें, तो अगर इसके अर्थ को लेकर के हम बात करें, तो इसका एक अर्थ होता है कि निश्चित रूप से ऐसा हुआ, निश्चित रूप से ऐसा हुआ। ये इसका अर्थ होता है इतिहास का। ये इतिहास शब्द जो है 3 शब्दों से मिलकर के बना है। इतिहास, इतिहास, और इसका जो अर्थ होता है वो होता है निश्चित रूप से ऐसा हुआ। तो अगर हम इतिहास के
अर्थ के आधार पर एक छोटी सी परिभाषा डिसाइड करने की कोशिश करें तो इसका मतलब ये निकल के आता है कि कोई भी अतीतकालिक ऐसी घटना या वृत्तांत जिसको हम निश्चितता के साथ प्रमाणित कर सके तो हम उसे इतिहास की श्रेणी में रख सकते हैं। मतलब कोई भी अतीतकालिक कोई भी ऐसी घटना जिसको हम निश्चितता के साथ अर्थात तथ्यों के साथ उसकी यथार्थता को प्रमाणित कर सके तो उसे हम इतिहास की श्रेणी में रख सकते हैं। ये इतिहास हम जानते हैं हिस्ट्री से बना हुआ है। हिस्ट्री और ये हिस्ट्री शब्द जो है इसकी उत्पत्ति यूनान में हुई है और हिस्ट्री हिस्टोरे शब्द से बना हुआ है। इसका उद्गम यूनान माना जाता है और ये हिस्टोरे शब्द से बना हुआ है। हिस्टोरे, ये हिस्टोरे कौन होता था? यूनान में कहते हैं जो हिस्टोरे होता था वो एक ऐसा व्यक्ति हुआ करता था जब किसी विषय पर वाद विवाद होता था और वो उस विषय से कि वाद विवाद से संबंधित निपटारे के लोग जिस व्यक्ति के पास जाया करते थे वो हिस्टोरे नामक व्यक्ति हुआ करता था। अर्थात यूनान में हिस्टोरे वह व्यक्ति है जो किसी भी मुद्दे से संबंधित वाद विवादों का निपटारा करता है। अर्थात इसके पास लोग एक अभ्यर्थना लेकर जाते थे कि देखिए इस विषय पर ये विवाद हो रहा है, आप अपना फाइनल वर्डिक्ट दीजिए। तो ये हिस्टोरे एक वाद विवादों का निर्णय करने वाला एक व्यक्ति होता था। तो ये हिस्टोरे और फिर इसी से चल कर के आगे हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति होती है। वह व्यक्ति, ये घटना सब यूनान में घट रही है, हमको ध्यान रखना है। वह व्यक्ति जिसके पास लोग वाद विवादों के निपटारे के लिए अभ्यर्थना किया करते थे। वाद विवाद किसी विषय पर, है ना, वाद विवादों के निपटारे के लिए निपटारे हेतु अभ्यर्थना किया करते थे। अभ्यर्थना करते थे। तो वो व्यक्ति हिस्टोरे होता था। आगे चल करके हम देखते हैं हिस्टोरे जो से ही हिस्ट्री बना हुआ है। तो इसका हिस्ट्री का आदि देश यूनान है, ये हमको ध्यान रखना है। और एक बार ये भी सवाल पूछा गया है कि अगर ये आपसे पूछे हिस्ट्री किस भाषा का शब्द है तो भी आप हमेशा ध्यान रखेंगे हिस्ट्री शब्द जो है ये यूनानी भाषा का शब्द है। यूनानी भाषा का शब्द है हिस्ट्री। और हिस्ट्री शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया है इसको जान लेते हैं। हिस्ट्री शब्द का प्रथम प्रयोग हेरोडोटस ने किया है। ये यूनान में एक हिस्टोरियन हुए हैं, एक फिलोसोफर हुए हैं। इन्होंने सबसे पहला जो है हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया है, इसलिए इनको ही हम द फादर ऑफ हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। ये बात तो आप भी सब जानते होंगे। इनको हम इतिहास का पिता कहते हैं। इतिहास का पिता कहते हैं इनको। इनका अगर कालखंड देखते हैं सामान्य रूप से तो ऐसा माना जाता है 484 BC से 425 BC, 484 ईस्वी पूर्व से 425
ईस्वी पूर्व में इनका कालखंड जीवन वृत्तांत रहा। इन्होंने लिखा क्या है? इन्होंने हिस्ट्री शब्द का प्रथम प्रयोग किया है और इन्होंने एक बुक लिखी है, उस बुक का नाम है द हिस्ट्रीज। ये द हिस्ट्रीज, ये इन्होंने किताब लिखी है और इस द हिस्ट्रीज बुक में उन्होंने प्रथम बार हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया है। और इन्होंने इसमें लिखा क्या है? इसमें उन्होंने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 5वीं सदी ईस्वी में ग्रीको रोमन युद्ध, इसका मतलब ये है कि यूनान और ये रोमन नहीं है, ग्रीको फारस है। ग्रीको फारस अर्थात ये फारस अर्थात ईरान और ग्रीक अर्थात यूनान और ईरान के बीच एक युद्ध होता है। उसी युद्धों का वर्णन इन्होंने विस्तार से द हिस्ट्रीज नामक पुस्तक में किया है। आगे चल करके द हिस्ट्रीज नामक पुस्तक के 9 वॉल्यूम में प्रकाशित किया जाएगा, अर्थात इसके 9 खंड होंगे। आगे चल करके हम देखते हैं। तो इस पुस्तक में इन्होंने जो मेन विषय वस्तु है उसकी, वो क्या है? यही ग्रीको फारस युद्ध, इसको पेलोनेशियन वार भी कहते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखें। और एक चीज़ देख लेते हैं, इनको जो इतिहास के पिता का खिताब है ये किसने दिया है, इसको आप ध्यान रखें। ये सिसरो नामक एक स्कॉलर हुए हैं, विद्वान हैं, उन्होंने दिया है इन्हें। सिसरो एक विद्वान ने दिया है इनको, एक विद्वान हुए हैं, उन्होंने ये खिताब इनको दिया हुआ है। तो ये हिस्ट्री हमने पढ़ लिया थोड़ा सा। अब देखते हैं ऐतिहासिक चिंतन की शुरुआत कैसे हुई। आखिर जो आज और हम देख रहे हैं इतिहास, इसकी शुरुआत कैसे हुई और पहला इतिहास भारत का किसने लिखा है, उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। फिर हम देखेंगे मूल विषय पर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ऐतिहासिक चिंतन या इतिहास की उत्पत्ति। इतिहास की उत्पत्ति, इतिहास की उत्पत्ति कैसे हुई होगी? तो इसके संदर्भ में एक मत है, एक फिलासफर और ब्रिटिश हिस्टोरियन हुए हैं, उनका नाम है R.G. कॉलिंगवुड, और उन्होंने एक बुक लिखी है द आइडिया ऑफ हिस्ट्री। और उस बुक में उन्होंने बताया है कि इतिहास की उत्पत्ति कैसे हुई है। वो लिखते हैं कि मनुष्य चूँकि चिंतनशील प्राणी है, इसलिए एक बार सोचते सोचते उसके मन में अपने पूर्वजों के विषय में जानने की इच्छा पैदा हुई, और यही जो अपने अतीत के बारे में जानने की इच्छा से ही कहते हैं आगे चल करके ऐतिहासिक चिंतन की शुरुआत हुई। मतलब जो अपने अतीत के विषय में जानने की एक जागृति जो है, ये उत्कंठा जो है, उस उत्कंठा के कारण ही इतिहास और ऐतिहासिक चिंतन की शुरुआत हुई। तो R.G. कॉलिंगवुड के अनुसार इनकी एक किताब है द आइडिया ऑफ हिस्ट्री, द आइडिया ऑफ हिस्ट्री। ये 1951 में पब्लिश हुई। इसमें उन्होंने बताया है कि एक बार मनुष्य के हृदय में अपने पूर्वजों अर्थात अपने अतीत के विषय में जानने की उत्कंठा पैदा हुई, और अतीत के विषय में जानने की इसी जिज्ञासा अर्थात इसी उत्कंठा के कारण ही इतिहास और ऐतिहासिक चिंतन की शुरुआत हुई। अतीत के विषय में जानने की उत्कंठा।
अतीत के विषय में जानने की उत्कंठा। उत्सुकता, जानने की जिज्ञासा। इसी जिज्ञासा के कारण ही इतिहास और ऐतिहासिक चिंतन की शुरुआत होती है। तो ये हो गया। अब थोड़ा इसकी परिभाषा तो देख लेते हैं। बस आप लोग बहुत पहले से सुनते चले आ रहे हैं और कई लोग ये पढ़े भी होंगे कि इतिहास एक कहानी है। क्या ये बात सचमुच सही है? इसका कोई ऐतिहासिक महत्व भी है? क्या इतिहासकारों ने इस पर कुछ अपना मत व्यक्त किया है? तो ये बात सही है। इतिहास एक कहानी है। इसका एक पूरा समूह बना हुआ है। उस समूह में कई सारे विद्वान आते हैं। वैसे इतिहास की परिभाषा को लेकर के बहुत सारे मत हैं। इतिहास एक कहानी, इसका पूरा एक समूह है। दूसरा, इतिहास एक सामाजिक विज्ञान है। इस वर्ग को मानने वाले इस परिभाषा के समूह के कई सारे विद्वान हैं। फिर इतिहास एक ज्ञान है, कहा जाता है, ज्ञान की शाखा है। इसका भी एक बड़ा समूह है। मतलब इतिहास की कोई एक सटीक परिभाषा और उस पर सहमति का अभाव दिखता है। और फिर इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच से सेतु है। अपने इतिहास अतीतकालिक बीती हुई घटनाओं का जो है एक अनुभव है। तो ये तमाम परिभाषाएं इसको लेकर के हैं, लेकिन हम एक आध परिभाषा देखने की कोशिश करेंगे। थोड़ा उस पर बातचीत कर लेते हैं जो बड़ा लोकप्रिय अथवा पॉपुलर चीज़ है। इतिहास एक कहानी है। इतिहास एक कहानी है। पूरा समूह है इस बात को मानने वालों का। इसमें अगर हम बातचीत करें तो पहले हेनरी पिरेन का एक नाम आता है, इतिहासकार हैं हेनरी पिरेन। हेनरी पिरेन और फ्रेंच अकेडमी ने भी अपना विचार व्यक्त किया है। फ्रेंच अकादमी और एक हुइजुंगा इतिहासकार हैं। पहले देखिए, हुइजुंगा नामक फ्रेंच इतिहासकार हैं। और एक और इतिहासकार हैं, उनका नाम है रेनियर। इसके अलावा भी और कई इतिहासकार हैं जो इनकी इस इतिहास कहानी वाली जो धारणा है इससे सहमत हैं। तो इन्होंने क्या कहा है, इसको थोड़ा सुन लेते हैं। इन्होंने कहा है कि इतिहास स्मरण योग्य व्यक्तियों और वस्तुओं की एक कहानी है। इतिहास स्मरण योग्य व्यक्तियों और वस्तुओं के कार्यों उपलब्धियों की एक कहानी है। फ्रेंच अकादमी ने क्या कहा, इतिहास स्मरणीय वस्तुओं की कहानी है। अविस्मरणीय मतलब ऐसी चीज़ें जिन्हें भूला ना जा सके, उनका एक लेखा जोखा जो है वो इतिहास में होता है। ये फ्रेंच अकादमी ने कहा है। इसी तरह हुइजुंगा की परिभाषा है। रेनियर इसी तरह परिभाषा लिखते हैं। रेनियर ने लिखा है कि इतिहास सभ्य समाज में रहने वाले मनुष्यों के कार्यों एवं उपलब्धियों की कहानी है। अर्थात इतिहास सभ्य समाज में रहने वाले मनुष्यों एवं कार्यों की उपलब्धियों और उनके जो है कार्यों का एक लेखा जोखा है। तो ये बात थोड़ी इनकी समझ में आती है। और बाकी इतिहास में किसी भी कालखंड के सभी रहने वाले ना तो चीज़ों का वर्णन हम कर सकते हैं, ना ही सभी लोगों का कोई अपना इतिहास होता है। लेकिन सभ्य समाज वाली बात थोड़ा सा सटीक बैठती है, क्योंकि सभ्य समाज जब हम कहते हैं तो सभ्य समाज का मतलब है संगठित समाज, और जो संगठित समाज होता है उसका मतलब है राज्य और प्रशासन से। अर्थात राज्य और प्रशासन को नेतृत्व करने वाले जो लोग हैं उनके कार्यों उपलब्धियों का उल्लेख हम जरूर इतिहास में पढ़ते हैं। उदाहरण के तौर पर आप अकबर ले सकते हैं। अकबर एक व्यक्ति है, किंतु समाज और राज्य को लीड कर रहा था, वो किंग था, इसलिए उसके कार्यों उपलब्धियों का हम लोग लेखा जोखा तो जरूर पढ़ते हैं, उसे हम इतिहास मानते भी हैं। तो ये एक बनी हुई एक धारणा है, इसलिए इसके बारे में कहा जाता है इतिहास एक कहानी है। बाकी आपको इसके बारे में नहीं पढ़ना है, आपको बस इतना ध्यान रखना है। एक बढ़िया परिभाषा आपको बता देता हूँ। उनका नाम है E.H. कार। E.H. कार, इन्होंने बहुत अच्छी परिभाषा दी है। और इनकी परिभाषा ये है कि इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच
चलने वाली एक अनवरत प्रक्रिया या संवाद का नाम है। यह इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच एक सेतु है। इनका कहना है, इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी है, बड़ी इनकी फेमस पुस्तक है, ये भी ब्रिटिश स्कॉलर है, ब्रिटिश हिस्टोरियन है, व्हाट इज हिस्ट्री। व्हाट इज हिस्ट्री, ये करीब 1961 में पब्लिश हुई और इसमें उन्होंने एक बढ़िया परिभाषा लिखी। उन्होंने लिखा है, इतिहास वर्तमान और अतीत के बीच एक सेतु है। एक सेतु है। इतिहास वर्तमान और अतीत के बीच एक सेतु है। यह इतिहास वर्तमान और अतीत के बीच चलने वाली एक अनवरत प्रक्रिया या अनवरत संवाद का नाम है। इनकी परिभाषा ठीक भी है, क्योंकि इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो इतिहास या अतीत का अध्ययन हम अतीत के लिए नहीं करते हैं। ध्यान रखना, अतीत का अध्ययन हम वर्तमान के लिए करते हैं और अतीत का अध्ययन करके हम उससे वर्तमान के लिए कुछ सबक ले सकें, अपने फ्यूचर को भी एक नई एक सही दिशा दे सकें, इसलिए हम इतिहास का अध्ययन करते हैं। तो इतिहासकार क्या करता है? इतिहासकार अतीत की घटनाओं का अध्ययन करता है और उनसे एक लेसन लेता है, और जो पाठक होता है, जो इतिहास पढ़ने वाला होता है, उसको वो जो लेसन है, वो जो सबक है, वो प्रदान करता है। तो इतिहास का ये काम इतिहासकार का है कि वो अतीत की घटनाओं से सबक लेकर के, है ना, वर्तमान को सुधारे और भविष्य को एक सही दिशा प्रदान करे। ये इसका इतिहास का एक उद्देश्य है, मूल उद्देश्य है। तो ये इनकी हम परिभाषा आप हमेशा चाहें तो याद कर सकते हैं। लेकिन इसको छोड़िए, अगर फिर भी आप सामान्य रूप से आपसे कोई पूछे इतिहास क्या है, तो आप इतिहास को ऐसे याद रखें कि इतिहास वह पैरामीटर है या वह मानदंड है जिस पर हम वर्तमान का मूल्यांकन करते हैं और जिससे हम अपने भविष्य के लिए एक सबक लेते हैं। इतिहास वह मानदंड है जिस पर हम वर्तमान का मूल्यांकन करते हैं और भविष्य के लिए एक जो है लेसन लेते हैं, है ना। इसको उदाहरण के तौर पे आप कह सकते हैं कि जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ और फर्स्ट वर्ल्ड वार से हमने कोई लेसन नहीं लिया, हमने कोई सबक नहीं लिया, और इसलिए हमको सेकेंड वर्ल्ड वार फिर देखना पड़ा। अगर हमने फर्स्ट वर्ल्ड वार से कोई लेसन लिया होता तो शायद सेकेंड वर्ल्ड वार ना होता। या इसी तरह से जैसे हम देखते हैं कि जब पहली महान मंदी आई 1929 का जो ग्रेट डिप्रेशन हुआ, उससे हमने कोई सबक नहीं लिया, इसलिए हमको फिर एक बड़ी मंदी का सामना करना पड़ा। तो इस तरह से तमाम घटनाएं हैं जिनसे, जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं जिनसे हम सबक लेते हैं, और अगर हम सबक लिए तो हम अपने वर्तमान को सुधार सकते हैं और भविष्य में एक उसके लिए लेसन, एक जो है उससे दिशा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये इसकी बात हो गई। अगर सामान्य रूप और एक उदाहरण समझें अपनी बात को, तो हम कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आज ये इस बात का असेसमेंट करना हो कि जब 1947 में हम आज़ाद हुए तो हमने भारत की आज़ादी के समय जो भारत के विकास का एक विज़न लेकर के चले थे, जो हमने अतीत के साथ डेस्टिनी अर्थात नियत के साथ जो वादे किए थे, जो अपने रिसोर्सेज थे उनको जिस स्तर पे हम लेके चले थे, और आज करीब 70 सालों के बाद भी हम आज कहाँ पहुँचे हैं, हमने कितनी प्रगति की है। अगर इसका कभी हमें मूल्यांकन करना हो तो हम फिर 70-72 साल पीछे जाएंगे और फिर हम 1947 में जो लक्ष्य लेकर हम चले थे उसको आधार बनाकर वर्तमान का मूल्यांकन करेंगे कि आखिर हम कितनी प्रगति कर पाए हैं और क्या क्या कमियाँ रह गई हैं। तो जब भी वर्तमान का मूल्यांकन होगा तो इतिहास को आधार बनाया जाएगा। इसलिए इतिहास का अध्ययन हम अतीत के लिए नहीं करते हैं, इतिहास का अध्ययन हम वर्तमान के लिए करते हैं और भविष्य के लिए करते हैं। इस बात को आप हमेशा याद रखें। एक चीज़ और तो ये इतिहास की कुछ परिभाषा और उसके अर्थ और उससे जुड़ी जो मोटी मोटी समझ है वो मैं समझता हूँ इसमें बातचीत कर ली गई है। और जैसे कि वर्तमान में आप देख पा रहे हैं, कोई भी परीक्षा हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे कोई स्टेट पीएससी हो, या फिर कोई
टीचिंग वाला एग्ज़ाम, कोई भी जीएस वाला वनडे एग्ज़ाम हो, सारी परीक्षाओं में इतिहास का एक बड़ा सेक्शन रहता है। अगर किसी परीक्षा में 100 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें मैं समझता हूँ 20 से 25 सवाल इतिहास के पूछे जा रहे हैं, जो जीएस बेस्ड परीक्षा है। और इस तरह से इसका करीब 20 से 25% का योगदान रहता है। इसलिए इतने मेजर पार्ट को आप इग्नोर नहीं कर सकते और ना ही इग्नोर करना चाहिए। इसलिए इस पर हम लोग विस्तार से बातचीत करेंगे। और जो हमारा लेक्चर होगा ये इस समान रूप से कोई भी, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, यूपीएससी, स्टेट पीएससी हो गई, फिर चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, या फिर कोई एनबीएस की, एबीएस की परीक्षा हो, या फिर कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, सब में हम लोग उस स्तर पे पढ़ेंगे कि कोई भी किसी भी परीक्षा का सवाल इससे बाहर नहीं जाएगा। तो आप लोग इसको पढ़िए। अब हम लोग जो शुरुआत करने वाले हैं अपने इस सीरीज़ की, तो आपको बता देना चाहते हैं हम लोग इस चैनल पर 2 सीरीज़ लेकर के चलेंगे एक साथ। एक तो शॉर्ट सीरीज़ होगी जिसमें हम इतिहास से संबंधित कुछ जो छोटी छोटी घटनाएं हैं, जो प्रमुख घटनाएं हैं, उन पे बातचीत करेंगे एक शॉर्ट वीडियो में। बाकी की डिटेल सीरीज़ हमारी चलेगी। उस डिटेल सीरीज़ में हम लोग विस्तार से बातचीत करते हुए सारे पहलुओं को कॉन्सेप्ट विद फैक्ट के साथ कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो जैसा आप जानते हैं, इतिहास, अगर हम भारतीय इतिहास की बात करें तो भारतीय इतिहास के संदर्भ में हम इसको पढ़ने की सुविधा के दृष्टिकोण से 3 भागों में बांटते हैं। प्राचीन इतिहास, प्राचीन और मध्यकालीन, और फिर आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास। तो अब तो एक और खंड जुड़ गया है। किसी किसी परीक्षा में पूछा जाता है जो आज़ादी के बाद का भारत है, 1947 से 1964, जो नेहरू एरा है, नेहरूवियन एरा, अर्थात जो फर्स्ट फेज़ है, उसके बारे में कई बार सवाल पूछे जाते हैं। तो हम लोग उसके बारे में भी पढ़ेंगे। आज़ादी के बाद भारत, भारत 1947 टू 19, इसको नेहरूवियन एरा या नेहरू काल बोलते हैं। इसको बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन हम लोग जो फ़िलहाल शुरुआत करेंगे वो मॉडर्न इंडिया से कर रहे हैं, और मॉडर्न इंडिया को पढ़ेंगे हम लोग पहले, और फिर इसके बाद में जैसा आप लोग बताएंगे उसके बाद में अन्य पहलुओं पर हम अन्य जो है खंड पढ़ेंगे उसके बाद। और उसके पीछे कोई समस्या नहीं है, कोई मूल कारण नहीं है, बस थोड़ा सा यही कारण है कि मिडिवल और मॉडर्न एक एग्ज़ाम सामने लगा हुआ है और उसमें मिडिवल और मॉडर्न ही पूछा जाएगा। तो एंशिएंट इसलिए थोड़ा सा उसको स्किप कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये तीनों खंड कंप्लीट होंगे उसके बाद में फिर आपसे विस्तार से बातचीत करेंगे हम लोग एंशिएंट पे। तो आप लोगों से बस यही उम्मीद है, आप इसको सपोर्ट करिए और अपना सहयोग दीजिए। और अगर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में उसको बिल्कुल लिखिए, हम आपके सुझाव पर ज़रूर विचार करेंगे। थैंक यू।